बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अडयाला जेल से खौफनाक खत जारी होने के बाद अचानक फौज तलब किए जाने की इत्तलात घर के भेदी ने इस्टेब्लिशमेंट पर खुद कुछ हमला कर दिया और इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ की जानिब से हंगामी राबते किए जा रहे हैं। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को खौफनाक ख़त लिख डाला। क्या इंकशाफात है, क्या मुतालबात हैं, वो आपके सामने ऐसे माहौल के अंदर के जब कल 21 हलकों में पूरे मुल्क में कौमी असम्बली की 5, सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर क्या अहम तरीन पैगाम दिया है, पहले इसके ऊपर हो जाए बात। जनाब, इमरान खान का ख़त जिसने इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक कोहराम बर्पा कर दिया, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर रियासती जुल्म की निशानदेही और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया गया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया को भी जारी कर दिया है और ख़त जारी करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी तफसीलात में जाने से पहले चीदा नुकात आपके सामने। इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को ख़त लिख कर सिविल सुप्रीमेसी और आइन की बालादस्ती पर जोर दिया। नवाज शरीफ की तोशाखाना के मामले में, गाड़ी के मामले पर नैब का जो बयान है, भावलनगर वाक़या, जजेस का ख़त और कमिश्नर रावलपिंडी का मामला, तमाम तर चीज़ें इमरान खान रिकॉर्ड के ऊपर ले आए। इमरान खान ने कहा कि आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त 2 माह से ज़ेर इल्तवा है। आपकी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम मामलात में गैर संजीदगी आइनी बहरान को बढ़ा देगी। गैर संजीदगी का मुल्क पहले ही सामना कर रहा है और इसे मजीद खाई में आपकी ये गैर संजीदगी धकेल देगी। चंद साल कबल आपको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस की सूरत में रियासत के गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपने मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बात पर फसाहत और बलागत का इज़हार किया। आपने कहा आपके मरहूम वालिद कायदे आज़म के साथी थे, उन्होंने और मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह 2 तारीखी शख्सियात ने एक जैसे असूलों और अक़दार की हमायत की। आइन की 50वीं सालगिरह के मौका पर पार्लियामेंट में अवाम के सामने आइन को हाथ में थामा और ऐलान किया, ये किताब आपकी रहनुमाई करती है। आपने कहा कुरान मजीद और सुन्नत रसूल के बाद आइन है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? अब ये साबित करने का वक्त है कि आपका पाकिस्तान के बानियों के असूलों, इक़दार और बालादस्ती पर यकीन वो हकीकत था या महज खोखली बयानबाजी थी। मजीद तफसीलात के मुताबिक जो रऊफ़ हसन ने पाकिस्तानी कौम के सामने रखी, उन्होंने कहा कि 1 घंटा पहले ये ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिल गया है और उन्हें कहा गया है कि जो कुछ जुल्म हमारे साथियों पर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी जनाब चीफ जस्टिस आप पर आयद होती है। मामला गंभीर हो गया पिछले बहुत से दिनों से, बाई इलेक्शन के बाद और आज उस वक्त जब कल पूरे मुल्क के अंदर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वर्कर्स की फैमिली के साथ बदसलूकी मामूल बन गया है। ताकतवर लोगों के एजेंडे के जुल्म को आगे ले जाया जा रहा है। उनकी कोशिश है कि बाई इलेक्शन को भी उसी तरह से धांधली ज़दा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहे हैं। ये हमारे साथ जो भी करें, इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। 8 फरवरी को भी इंटरनेट मुअत्तल किया गया और अब ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर भी इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की खुशखबरी इन्वर्टेड कामास के अंदर नवीद सुना दी गई है। और इसी तरह से उन्होंने जिक्र किया सनम जावेद का, आलिया हमजा का, कि उन्हें हमारी इत्तलात के मुताबिक 15 दिनों से जब 15 दिनों के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। 1 साल से ये बच्चियां रियासत के जुल्म का निशाना बनती जा रही हैं। हम समझते थे जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ से बुरा दौर नहीं आ सकता, लेकिन मौजूदा दौर में, इस सूरत हाल में, उस दौर को भी पीछे छोड़ दिया है। वाज़े किया गया इस ख़त के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया कि 6 जजेस से बात की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की इजाज़त दी। जो खुद चोर है वो क्यों कर इस मामले को हल करेगा? रऊफ़ हसन ने कहा कि ख़त में चौथा पॉइंट ये है कि 9 मई को पकड़े जाने वाले लोग बेगुनाह हैं।
एक खातून आयशा है जिस पर 4 किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए जो कि सैकड़ों मील दूर रहती हैं। 5वां पॉइंट, हमने चीफ जस्टिस को कहा कि चीफ कमिश्नर पिंडी को आपकी अदालत में पेश किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके इस बयान के पीछे क्या था। 7वां पॉइंट, हमारी रिजर्व सीटें छीन कर बाकी जमातों में बांटी गई, कभी रिकाउंटिंग में सीटें छीन ली जाती हैं सिर्फ फस्तायत और फर्द वाहिद की तस्कीन को। फर्द वाहिद की तस्कीन को, कौन है वो फर्द वाहिद जिसकी तस्कीन को परवान चढ़ाया जा रहा है? और आखिरी पैराग्राफ में चीफ जस्टिस को इस बात की याद दहानी कराई कि जनाब, आपने अदालत में खड़े आईने पाकिस्तान की किताब पकड़ी थी अपने रेफरेंस के दौरान और आपने कहा था कि मैं इसको आइन मानता हूं, अमल करता हूं, लेकिन आपने खुद इस वक्त पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आपको अपनी गद्दी, अपनी ये नशिस्त छोड़ देनी चाहिए। वो या तो आइनी तरीके से आईने पाकिस्तान को सही तरीके से अमल करवाएं, चोरों लटेरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करें, बसूरत दीगर आप कुर्सी से उतर जाएं। इंतहाई दबंग खत, इंतहाई बड़ा खत है, अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और 1 घंटा पहले ये खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को मिल भी गया है। अब देखना यह है कि इस मामले पर उनका रद्द अमल क्या होता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट आम इंतखाबात के हवाले से, जनाब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 13 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी गई है। एक बार फिर धांधली का मंसूबा बना लिया गया है और इसी तरह से इत्तलात हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है और आज से लेकर 22 अप्रैल तक इन तमाम 21 हलकों के अंदर फौज तैनात होगी। जी हाँ, सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी, फौज तैनात कर दी गई है। और क्या एक बार फिर तारीख 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब जो कुछ हुआ था उसको रिपीट करने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो किसी सूरत मुल्क के हालात को संभाला नहीं जा सकेगा। दूसरी जानिब घर के भेदी यानी मौलाना फजल रहमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुद को हमला कर दिया, इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया, इमरान खान के मौक़िफ़ को 100% दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और असम्बलियों में इस वक्त अवाम के नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हरगिज़ नहीं हो सकते। हम 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। बलोचिस्तान की सरजमीन से ये तहरीक उठी है, आगे बढ़ेगी, कराची तक जाएगी, पंजाब तक पहुंचेगी, पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे क्योंकि इनका हुकूमत करने का हक नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया ये असम्बलियाँ बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असम्बलियाँ बेची गई हैं, असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। ये बताओ बलोचिस्तान असम्बली कितने में खरीदी गई, कितने अरब की? 1 या 2 अरब की बात नहीं कर रहा, 5 या 10 अरब की बात नहीं कर रहा, 20 या 50 अरब की बात नहीं कर रहा। बताया जाए 70 अरब में खरीदी, 80 अरब में खरीदी या 100 अरब में खरीदी है। इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असम्बलियाँ बनाई हैं, तुमने ये असम्बलियाँ बनाई हैं। पॉइंट आउट किया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की जानिब वाज़िया तौर पर उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि कठपुतली हुक्मरानों को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा उन्होंने कहा मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बनाने में फौज का कोई बड़ा किरदार नहीं है। इस वक्त अगर कुछ भी मुल्क में अमन है, मुल्क कायम है, इदारे कायम है, तो इसमें फौज का किरदार इंतहाई कम है और हमारी सियासी जमात का किरदार इसके अंदर ज़्यादा है। और हमने हमेशा इससे पहले संजीदा और मुल्क को सामने रखकर सियासत की है, मुस्तहकम करने का किरदार अदा किया है। लेकिन अगर तुम आईने पाकिस्तान को अपने बूटों तले रोनते रहोगे, अगर जमहूरियत को अपने बूटों तले रोनते रहोगे, अगर तुम असम्बलियों को अपने घर की लौंडी समझते रहोगे, तो फिर हम आज मैदान में तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़े हैं। और इस वक्त ये जो पार्लियामान है ये अवाम की नुमाइंदा हरगिज़ नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज और ये जर्नैलों के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे हरगिज़ नहीं हैं। अब मुजरिम को मुजरिम कहना पड़ेगा, उसे बेनकाब करना पड़ेगा। हमने मसलतों का शिकार होने की बजाय अब डंके की चोट के ऊपर बात करनी है। और आप बताएं, क्या मेरी रियासत, मेरे मुल्क का हुक्मरान, क्या मेरे इदारे पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में जो
فنڈ منظور کرتے ہیں، جو ٹینڈر کرتے ہیں، اس میں 5 سے 10% کا حصہ ان مسلح گروپوں کا نہیں ہوتا۔ بہت بڑا الزام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر۔ تم اپنے بجٹ میں ان کو 10% حصہ دیتے ہو، کیا تم مجرم نہیں ہو؟ اگر ہمارے کسی کارکن نے چائے پلا دی تو وہ مجرم اور اسے جیلوں میں لے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم پال رہے ہو دہشت گردوں کو، مسلح گروپوں کو، تم ہی ان کو حرکت میں لاتے ہو، بظاہر ان کے ساتھ لڑائی، لیکن اندر سے آپ انہی کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ یہ سیاست نہیں چلے گی۔ اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر مولانا فضل الرحمان کا اب تک کا ہونے والا سب سے بڑا خود کش حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقے موجودہ بدلتی ہوئی صورتحال میں آئندہ چند دنوں کے اندر بڑی تبدیلیوں کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی ٹرین کے اندر ان کی ٹرین کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور اس عوامی تحریک میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا حصہ بن سکتے ہیں، جو کہ ان جعلی حکمرانوں کو گھر بھجوانے کے لیے چلائی جانے لگی ہے۔ دوسری جانب اس وقت اہم ترین اور جو بڑی اطلاعات ہیں، جو ایکسکلوسیو خبریں ہیں، ان کے مطابق جناب اس وقت ریڈ الرٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر، اور اس وقت وہاں پر ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے۔ موجودہ اس صورتحال کے اندر جو دو بڑی ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، ایک چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان کی جانب سے ایک واضح اور کھلا پیغام خط لکھا جانا، جس کے اندر تمام تر چیزوں کو کھل کر واضح انداز میں ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا براہ راست خودکش حملہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر، اور تمام کے تمام وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کیے، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی، اس قسم کی دھاندلی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی، اور ہم نے نہ پہلے کبھی غلط کو مانا ہے اور نہ آئندہ ہم کبھی غلط کو مانیں گے، اور ہم ان جعلی حکمرانوں کو گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم عادل شیخ نے عمران اسماعیل، علی زیدی اور اسد عمر کو غدار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تینوں غدار نہ ہوتے، اگر ان کے متعلق ہمارے یہاں کوئی بات نہ ہوتی، اگر یہ غداری نہ کرتے، تو بانی پی ٹی آئی آج جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ان تمام غداروں کے لیے پارٹی میں نو انٹری ہے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر نے کہا کہ 8 فروری کی رات تک سب یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر سب نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کی عوام نے کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، وہ پھر سب کے سامنے ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ کرنا پڑا مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو، جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر 70% سے 80% سے زائد حلقوں کے اندر انتخابی نتائج بدلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں نون لیگ کو دی گئیں، پیپلز پارٹی کو دی گئیں، ایم کے ایم کو دی گئیں۔ واضح کیا انہوں نے کہ عمران خان نے ان تینوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں اس وقت ان تمام تر معاملات کی بینیفیشری ہیں، اور 8 فروری 2024 کی رات، 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات جو نتائج بدلے گئے، اس کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ ان تینوں سیاسی جماعتوں کو پہنچایا گیا۔ مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار ان تینوں جماعتوں کے ساتھ ہیں، اور ان تمام کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے، جو اب اس وقت جو روکنا کسی صورت ممکن نہیں رہا۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان نے پاکستانی قوم کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ 21 اپریل ایک بار پھر بڑا دن ہے، 21 اپریل ایک بار پھر آپ کا وہ امتحان ہے۔ 21 اپریل کو جناب 21 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر، اور عمران خان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ ڈالنا ہے، انتخابی نشان کو جان کر پہچان کر، اور ووٹ ڈالنے کے بعد آپ نے نہ صرف فارم 45 کی حفاظت کرنی ہے
بلکہ فارم 47 کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دینا ہے جس طرح سے 8 فروری کے دن دیا، اور پھر اس اپنے مینڈیٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مزید الیکشن کے حوالے سے تفصیلات کیا ہیں، وہاں کے نتائج کیا ہیں، وہاں کے ممکنہ نتائج اور کتنے ووٹوں کی برتری ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔